Hello everyone. I hope so everyone is fit and fine and is doing well. आज मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको न्यू ईयर पे प्रॉमिस किया था और मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि आपको एसएससी सीएचएसएल का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग जितनी भी हमारे से हेल्प हो पाएगी हम आपकी करेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन हो, आपके जो सपने हैं वो साकार हों। और उन सपनों को साकार करने की तरफ एक छोटा सा कदम रूप मैम की तरफ से आज हम आपको बताऊंगी मैं कि किस तरीके से हमें एसएससी सीएचएसएल 2023 की तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में आ चुका है कि मार्च 2023 तक हमारा प्री का पेपर हो जाना है, मतलब कि टीयर 1 का पेपर हो जाना है और उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अब देखिए क्या होता है, एक्चुअल में कई बार क्या होते हैं, बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट उस टाइम पर उन्हें किस चीज की तैयारी करनी है। हमारे पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन उसमें से हमारे को ये नहीं पता होता कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है और कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो इन दोनों को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करें, उसके लिए ही आज की वीडियो जो है आपके सामने है। आप इस वीडियो को देखें, इससे आप प्रॉपर आप समझ पाएंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में आपको अगर इंग्लिश की तैयारी बेसिकली करनी है तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप सभी को इस चीज के बारे में अच्छे से पता है कि एसएससी सीएचएसएल में जो है दो टीयर हैं, एक है जी टीयर 1, एक है जी टीयर 2। टीयर 1 जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हमारे पास टीयर 1 का एग्जाम मार्च 2023 तक होना एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव यही हमारे पास अप्रोच है, यही डेट्स हैं अप्रोक्स। तो हमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि इंग्लिश कितनी जरूरी है उसके लिए। कई बच्चों के माइंड में रहता है जीके पढ़ लो भाई, कंप्यूटर पढ़ लो और हमारे पास और भी जितने मतलब लाइक मैथ पढ़ लो, क्वांटिटी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का क्या करोगे। इंग्लिश उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माइंड में ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इंग्लिश उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं बाकियों की तैयारी कर लूंगा, इंग्लिश में बस पास हो जाऊंगा, मीन्स टू से सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, तो भाई क्या करोगे, क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे? नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स जो है प्रॉपरली मैनेज करके चलने पड़ेंगे। और इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे और प्रॉपर सारी वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए इंग्लिश को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप डेफिनेटली बहुत इजीली एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और बहुत ही जल्दी राइट डायरेक्शन की तरफ, राइट चीज की तरफ अप्रोच कर पाओगे। तो आपके सामने है टीयर 1 का पैटर्न। पहले आपको पैटर्न क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको सिलेबस नहीं पता, सबसे पहली बात सिलेबस ही नहीं पता तो करोगे क्या, कुछ भी ऐसे थोड़ा उठा के पढ़ लेना है। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। और मैं आपको बता दूं टीयर 1 में आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे। आपके पास क्वेश्चंस होंगे जी 100 और उसके मार्क्स कितने होंगे 200 और उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है जी 0.5 मार्क्स की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.50 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 1/4 आपके पास जो है वो कटिंग है, नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सबसे पहले दिखा रखा है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब जीके आएगी आपकी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे उसके। और जनरल अवेयरनेस भी आपके पास 25, ठीक है, और
50 मार्क्स होंगे उसमें। मैथ्स आपके पास होगा जी वो 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 ही उसके मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और स्पेशली लिखा हुआ है नीचे बेसिक नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे। आई वुड लाइक टू मार्क हियर स्पेशली कि इंग्लिश में आपके पास 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 50 उसके मार्क्स होने वाले हैं। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि ये तीनों कर लेता हूँ ये छोड़ देता हूँ? नहीं, कैसे सिलेक्शन ले पाओगे? अगर आपको टॉप नॉच में रहना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है, और 100 आपके पास क्वेश्चन होंगे और 200 आपके पास मार्क्स होंगे। एक चीज और है इसमें, क्या है जी, आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा और आपको जो है मतलब कि जो मतलब लाइक थोड़े हैं क्रिपल एंड समथिंग लाइक दैट, उनको जो है वो 80 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो आपने सिर्फ यही सोच के चलना है कि 60 मिनट्स का टाइम है आपके पास, यानी कि 1 आवर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जी 200 नंबर के, और उसमें से इंग्लिश आने वाली है 25 क्वेश्चन की और 50 मार्क्स की। तो आप देखिए, अगर मान लो आपने जीके और इसमें मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली ज्यादा टाइम लगता है एज कंपैरिजन टू जीके एंड इंग्लिश, तो आप इंग्लिश और जीके को अगर कर लोगे तो आप मैथ्स में उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये है जी टियर 1। टियर 1 में आपके पास सिलेबस क्या है, स्पेशली इंग्लिश का सिलेबस क्या है वो बताती हूँ। सबसे पहले है जी स्पॉट द एरर, ठीक है। आपको जो है एरर स्पॉट करने हैं। एरर स्पॉट कैसे करने हैं, आपको एक सेंटेंस दिया होगा उसमें से मिस्टेक्स निकालनी है, क्या है, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, समथिंग लाइक दैट, टेंस की, ठीक है। तो ये सब आपने उसमें से मिस्टेक्स निकालनी है, आर्टिकल्स की। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर क्या है जी, वही टेंसेस से रिगार्डिंग आ जाएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो चीजें फिल करनी होंगी, सेंटेंसेस को प्रॉपर बनाना होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स, मीन्स टू से आपको सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो लर्न करने होंगे कि सिनोनिम कौन कौन से होंगे। मीन्स टू से जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए एक और वर्ड मुझे लगाना है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ? क्या मैं एरोगेंट लगा सकती हूँ? नो। क्या मैं वहां पर मार्वलस लगा सकती हूँ? नो। क्या मैं वहां पर एलिगेंट लगा सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स। तो एलिगेंट इज द मोस्ट approximate most appropriate synonym for beautiful। तो सिनोनिम जो है वो हमें करने पड़ेंगे, एंटोनिम्स करने पड़ेंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स। यस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखो एसएससी सीएचएसएल के, जो कि मैं डेफिनेटली आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, मिसस्पेल्ड के आपको 2 क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं टियर 1 में। इसी के साथ सिनोनिम एंटोनिम की बात करूं तो सिनोनिम के भी 2 क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, एंटोनिम्स के भी 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 6 क्वेश्चन, यानी 6 टू द 12 मार्क्स। यस, ये आपके श्योर हैं कि आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस के भी अभी तक यही पैटर्न रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस क्या होता है? ये होता है कि किसी की कही गई बात को सेम टू सेम उठा के वो बता देते हैं। मीन्स टू से कुछ एक ऐसा जो हमारी इंग्लिश में नॉर्मल नहीं है, थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर मान लो इट्स अ पीस ऑफ केक, मैंने ये बोला तो पीस ऑफ केक का मतलब वेरी इजी टास्क, मतलब कि उसका मीनिंग अलग हो, कुछ छिपा हुआ मीनिंग हो उसमें, उसे हम बोलते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ पर एसएससी ने हमें स्पेशली इसके रिगार्डिंग हमें कुछ दिया है। वो क्या दिया है जी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जब हम किसी की पर्टिकुलर, जैसे जो पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? टीचर। जो स्कूल में पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, ठीक है। जो मतलब पूरे स्कूल को मैनेज करता है उसे क्या बोलते हैं? मैनेजर। तो मैनेजर बोलते ही आपको पता लग गया होगा कि ये मैनेजेस करता है चीजों को। तो ऐसा कोई वर्ड जो सब कुछ डिस्क्राइब कर दे उस पर्सन के बारे में, उस थिंग के बारे में, उस स्पोर्ट्स के बारे में, समथिंग लाइक दैट, वो हमारे पास क्या है जी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको देखिए मैंने स्पेशली मार्क किया है। क्यों मार्क किया है? क्योंकि एसएससी ने हमें स्पेशली बता दिया कि अब कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे, है ना।
तो कुछ एक उन्होंने हमें स्पेशली बता दिया कि स्टडी रिलेटेड कर लो, कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होने चाहिए। स्टडी मतलब कि जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो इकोनॉमोलॉजी, ठीक है। इको से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो उसे क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। जो जीव जंतुओं के बारे में बताया उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ये सब स्टडीज हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ फियर, जब किसी को पानी से डर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो इस टाइप के वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे फोबिया से रिलेटेड। टर्म्स रिलेटेड जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोटेक हो गया, तो ये सब हमारे को करने पड़ेंगे। ग्रुप एंड कलेक्शन, यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर कलेक्शन को क्या बोलते हैं। जैसे कि लोफ, एक गठली को बोलते हैं तो उसे लोफ बोला जाता है, ठीक है। लाइक्स और डिसलाइक, एक पर्सन जिसको बिल्कुल भी कुछ भी ना पसंद हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे। किसी को कुछ बहुत ज्यादा खाना पसंद है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पेटू बोलेंगे, है ना। तो ग्लूटन बोलते हैं स्पेशली। तो लाइक्स और डिसलाइक से रिलेटेड हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम रिलेटेड, यस, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कि कोई जो है बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक पेट्रोइटिक है, पेट्रोइटिक से क्या मतलब लगता है, देशभक्त है, ठीक है। तो इस टाइप की जो मतलब लाइक चीजें हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, उनको वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। पीपल एंड पर्सन, यस, पर्सन से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा हमें, लोगों से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कोई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, टॉकेटिव बोला जाता है। गर्ल्स को क्या बोला जाता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, जैसे टीचर मैंने बोल दिया तो टीचर मतलब पढ़ाता है। डेंटिस्ट मतलब कि सिर्फ दांत का डॉक्टर है। इसी तरीके से मैंने बोला गायनोलॉजिस्ट, तो वो भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर है। मैंने बोली कारपेंटर, तो वो भी एक पर्टिकुलर है। तो इट मीन्स हमारे को प्रोफेशन के बारे में कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मीन्स ऐसे वर्ड हमें लर्न करने पड़ेंगे। ये स्पेशली है कि आप ये कवर कर लो, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जी हर एक प्री के पेपर में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आया है, इट मीन्स 4 मार्क्स के। और आप समझ सकते हैं 4 नंबर की कीमत क्या होती है रमेश बाबू है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो, मैं आपको करवाऊंगी, आपकी ये सारी टर्म्स, सारी हर एक चीज जो है वो कवर अप होंगी। तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। नेक्स्ट है जी साइंस एंड रिसर्च। यस, साइंस और रिसर्च से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे जो कई जो होते हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, मतलब लाइक पक्षियों से रिलेटेड हो गया, पंछियों से, कुछ जानवरों से रिलेटेड, कुछ डायनासोर से रिलेटेड, उनके रिगार्डिंग भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। किलिंग एंड डेथ, यस, जब जैसे अगर मान लो कोई अपने फादर को ही मार दे उसे क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज जेनोसाइड। तो समथिंग लाइक दैट, जो क्या है जी किसी को मरने मारने की बातें करें, ऐसे वर्ड्स हमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज साउंड इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स। यस, साउंड भी अलग अलग तरीके की होती हैं। कोई साउंड जो है बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम है, कोई मिनिमम है, ठीक है, उस साउंड्स के अलग अलग नेम होते हैं। इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स भी हमारे पास अलग अलग हैं। इसी तरीके से एक होगा इवेंट एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब जैसे पर्टिकुलर इवेंट को, जैसे कि अगर मान लो सेरेमनी है किसी की तो सेरेमनी ही बोलेंगे, एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी ही बोलेंगे, तो जुबली है तो जुबली ही बोले जाएंगे। तो पर्टिकुलर वर्ड होते हैं इनके भी। और स्पोर्ट्स, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जो क्या है पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही बोले जाते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। तो ये चीजें हमें करनी बहुत जरूरी है। ये मैंने बात की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इसमें ये चीजें जो हैं आपने बहुत जरूरी कवर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी इंग्लिश का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री में ही आएगा, मेंस के एग्जाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। बट एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी कि लेवल इतना सा हाई हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि अगलों ने भी तो भाई जॉब देनी है आपको, ऐसे थोड़ा आसानी से कहेंगे कि लो आ जाओ। देखो कितनी कम पोस्ट हैं, कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स उनको लेवल हाई करना पड़ेगा। जो पढ़ेगा, जो अच्छे
अच्छा मतलब लाइक अपना दिन रात डिवोट कर देगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा। तो आपने यही करना है, राइट डायरेक्शन में सिलेक्शन है। दिन रात पढ़ने का मतलब ये नहीं है लगे रोज 24 घंटे कुछ भी पढ़ते रहो। हम मैं तैयारी एसएससी की कर रही हूँ, मैं पढ़ने लग जाऊँ कुछ और यूपीएससी का पढ़ने लग जाऊँ, तो ऑफकोर्स मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगी। तो सिलेक्शन मैं तभी ले पाऊंगी जब मैं राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच लूंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है जी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस की इम्प्रूवमेंट करनी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपको एक में इसमें क्या दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में क्या है जी, आपको कोई ना कोई गलती दी होगी और उन्होंने क्या कर दिया होगा, उसको अलग अलग पार्ट में कट करके दे देंगे, बताओ कि कौन से में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये वही बात है, जैसे एरर डिटेक्शन का पार्ट होता है। एरर डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एरर डिटेक्शन में क्या होता है, हम उसमें से एरर निकालते हैं। सॉरी, एक्चुअली माय देयर इज इचिंग इन माय थ्रोट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप सभी को पता ही है कि ठंड का टाइम चल रहा है और ठंड से कोई बच नहीं पाया और मैं भी इसके ट्रैप में आ चुकी हूँ। तो अब हम बात करते हैं हमारे, जैसे कि हमारा एरर डिटेक्शन का पार्ट होता है। एरर डिटेक्शन में क्या करते हैं, हम सीधा निकालते हैं एरर है जी इस पार्ट में, हमें नहीं पता क्या एरर है क्योंकि वहां पर तो तुक्का भी चल जाता है कई बार। बट अगर मान लो आपके पास आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये आना चाहिए, मतलब कि आपको एरर तो फाइंड आउट करना है बट एट द सेम टाइम उसको करेक्ट भी करना होता है। नेक्स्ट है जी एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब्स। या एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टीयर 1 अगर क्लियर करना है तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप सिनोनिम के ऊपर फोकस कीजिए, आप एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर फोकस कीजिए। इसके बाद एक और इडियम एंड फ्रेजेस तो है, इसके बाद इन चारों टॉपिक के अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है जी एक्टिव पैसिव। ठीक है, क्या है कि कई बार हम सारा सिलेबस नहीं कवर अप कर पाते, हालांकि मैं तो करवाऊंगी आपको, बट आपने इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर मान लो आप ये कहते हो कि मेरा तो भाई 30-35 से ही सब जाना है, तो आपने मतलब लाइक रैंक 1 नहीं लेना, तो सिलेक्शन तो लेना है ना, सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप इन 4-5 टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें एज कंपेरिजन टू द अदर। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारे पास जैसे कि मैंने बोला आई एम रीडिंग द बुक, तो मैंने सिंपल बोला, ठीक है, आई एम रीडिंग द बुक। तो किसी ने मेरी बात को सुन लिया, उसने आगे आगे जाके किसी को बता दिया द बुक इज बीइंग रेड बाय मैम। तो देखो बात वही है, मैं भी यही बोल रही हूँ कि आई एम रीडिंग द बुक, उसने भी यही बोला कि मैम बुक पढ़ रही है, तो बात सही है, सेम है। तो मैंने दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस कर दिया, तो जो फर्स्ट वाला था वो एक्टिव था, सेकंड वाला जो था वो पैसिव था। मतलब मैंने सेम टू सेम अपनी बात को वैसे ही नहीं बोला, उसको घुमा कर बोल दिया, पर बात मैंने वही कही। उसे हम क्या बोलते हैं जी, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, इसकी कन्वर्जन प्रॉपरली प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, वो आपको करवाई जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी इसी तरीके से होती है, किसी की कही बात को सेम टू सेम उठा के कह दे डायरेक्ट स्पीच, किसी की कही गई बात में मोड़ तोड़ के कोई बात कर दी तो वो हमारे पास क्या है जी, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है जी शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स। यस, पैरा जंबल बोलते हैं जी इसे स्पेशली। आपको क्या दिया होगा, ए बी सी डी अलग अलग आपको पार्ट्स दिए होंगे, उसमें क्या है जी, जैसे कई बार तो स्टोरी आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं सुबह उठी, मैंने मुंह धोया, फिर उसके बाद मैंने एक गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाई और फिर मैं अपने ऑफिस की तरफ गई। तो देखो ये सेंटेंसेस कितने आपको सही लग रहे हैं, है ना, मतलब लाइक सीक्वेंस में मैंने बताया। यही अगर मान लो मैंने ऐसे बोला कि मैं ऑफिस की तरफ गई, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट मैंने आपको ये बोल दिया मैं सुबह उठी, फिर उसके बाद मैंने क्या बोल दिया, मैं नहाई, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया मैंने मुंह धोया। तो ये कोई सीक्वेंस तो नहीं बनी ना,
तो जो सीक्वेंस बनाने होते हैं सेंटेंसेस के, उसे क्या बोलते हैं जी, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, मीन्स टू से पैराजम्बर्स। नेक्स्ट है जी शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज। यस, पैसेज में भी आपके पास शफलिंग आ सकती है, ठीक है, मीन्स टू से सेंटेंसेस बड़े होंगे। नेक्स्ट है क्लॉज पैसेज। यस, क्लॉज पैसेज का क्या मतलब है, इसमें आपको क्या दिया होगा, बहुत सारा एक बड़ा सारा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें डैश 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 दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 दिए होंगे, 5 भी दिए हो सकते हैं, 4 भी दिए हो सकते हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे कि फर्स्ट में क्या फिल करें, सेकंड में क्या फिल करें, थर्ड में क्या फिल करें, फोर्थ में क्या फिल करें। मतलब कि आपके पास एक पैराग्राफ में से चीजें मिसिंग दे देंगे। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा इंग्लिश सिलेबस, मैंने यहाँ से मिक्स मतलब कि हटा दिया टीयर 1, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश पैटर्न, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश पैसेज। तो आप यहाँ से क्या चूज करोगे, ऑफ कोर्स सिलेबस चूज करने वाले हो ना, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ मिसिंग दे देंगे, आपने वो फिल करना ऑप्शंस में से। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। यस, ये कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वैसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो क्लोज टेस्ट आने के होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी कि एक पैसेज दिया होगा, उसमें से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। कितने इजी होते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे इस चीज को लेकर बहुत घबरा जाते हैं कि मैम आंसर पैसेज हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसको अब करें कैसे। तो बल्कि ये सबसे इजी है, आपको उसी में से ही तो आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। बस मेन बात ये है कि आपको समझ नहीं आनी चाहिए। अब क्या बात, बच्चे क्या कहते हैं कि मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों स्पोकन करूँ, मुझे क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की। अरे भाई जरूरी बहुत है, आप उस चीज को समझ ही नहीं पाओगे लिखी हुई चीज को, तो आप कैसे उसके आंसर्स करोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको मेन बात है टेंसेस आने चाहिए और आपको लिखी हुई इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कर सकते हो। और इसके बहुत ही इजी सा मैं आपको पैटर्न करवाऊंगी, आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये है जी हमारे पास टीयर 1 का सिलेबस। अब जी भैया हमारे पास टीयर 1 का सिलेबस तो हो गया, मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया, इसका पैटर्न बता दिया और आपको बता दिया कि हर एक टॉपिक में क्या क्या होने वाला है ना। लेकिन क्या सिर्फ टीयर 1 क्लियर करना ही ओके है, बस टीयर 1 क्लियर करने से ही आप खुश होने वाले हो, या फिर आपको सिलेक्शन चाहिए। ऑफ कोर्स आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि टीयर 1 में सिर्फ इंग्लिश आएगी, टीयर 2 में भी इंग्लिश आने वाली है, उसको भी करना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उस पैटर्न को पढ़ना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टीयर 1 को पढ़ना जरूरी है। टीयर 1 में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें मैं आपके सामने कवर अप करने वाली हूँ। लेकिन अब यही बात करूं टीयर 2 में, तो उसका भी हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि इंग्लिश कितने मार्क्स की आने वाली है और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। मोस्टली बच्चों को टीयर 1 का तो पैटर्न पता होता है, टीयर 2 में वो ध्यान नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि देखो एक चीज, उनको हमेशा ये चीज लगती है बच्चों को कि भाई टीयर 1 तो हो जाए, एक तो निकाल ले, फिर दूसरे की तरफ फिर देखेंगे। बट एक्चुअल में ये गलत अप्रोच है। आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। टीयर 1 तो हो गया, बट टीयर 2 भी साथ के साथ करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। यही मेन बात है कि लोग एक तो क्लियर कर लेते हैं, दूसरे स्टेप में रह जाते हैं। तो अब तो बल्कि एग्जाम पैटर्न बहुत इजी हो गया है, आपके पास 3 सेक्शन कर दिए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। सेशन 1 में क्या है, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 15 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ठीक है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीआई ये आना चाहिए। वही बात है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। यहाँ तक कोई इंग्लिश नहीं है। सेक्शन 2 में आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मिलने वाला है और मॉड्यूल 2 में आपको क्या मिलने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन ओवर हियर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल 1 में। ये देखिए सबसे बड़ी चीज, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को आप लोग समझते नहीं है, ये कितनी जरूरी है। ये देखिए 30 क्वेश्चंस एंड यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हैं,
40 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने हैं जी? इक्वल, जीके के इक्वल, मैथ्स के इक्वल, जीए के इक्वल, 90 मार्क्स। इतना मैटर करती है ये, ठीक है। तो 90 मार्क्स जो है बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ये याद रखिए, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 90 मार्क्स आने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें कट ऑफ कितनी होती है? कट ऑफ नहीं, सॉरी, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। टियर 1 में मैंने आपको बताया 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है जी, पूरा 1 मार्क। जी हाँ, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है इस केस में। तो इससे बचने के लिए आपको एक्यूरेसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आप इंग्लिश को यहां से स्किप कर सको? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप यहां से स्किप। तो इतनी इंपॉर्टेंट है आपको, अगर CHSL क्लियर करना है इंग्लिश का, स्पेशली इंग्लिश को लेकर अगर आप वरी हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको टोटल कितने नंबर दिलवा सकती है इंग्लिश। इंग्लिश आपको दिलवा सकती है जी टियर 1 में, वो दिलवा सकती है जी आपको 50 मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चंस। और आपको टियर 2 में कितने दिलवा सकती है? 90 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके पास हो गया 140 मार्क्स। क्या 140 मार्क्स जो है वो बहुत कम है? आप इसको ऐसे ही समझते हो कि ऐसे ही हो जाना है? नहीं, ऐसे नहीं होना। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, सिलेबस के थ्रू जाना पड़ेगा, इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। तो चलिए, टियर 1 और टियर 2 का आपको पैटर्न पता लग गया होगा। अब टियर 2 की मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि देखो ये चीज तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, सभी को पता है। टियर 1 जो है वो बहुत इजी पैटर्न पे रहता है, और टियर 2 का लेवल थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। तो इसमें क्या आपको करना पड़ेगा? आपको वोकैबुलरी की तरफ फोकस करना पड़ेगा, वोकैब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली वोकैब क्यों, मतलब आएगी किस फॉर्म में? ये आने वाली है जी सिनोनिम, एंटोनिम की फॉर्म में, ठीक है, या फिर सीधा ही बता देंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, या सेंटेंसेस की फॉर्म में आएगी। ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसका मीनिंग बताओ क्या होगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या है जी, उसके ऐसे बोल देंगे कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम बता दो, एप्रोप्रिएट एंटोनिम बता दो, तो वो कैब आपकी टेस्ट की जाएगी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है जी ग्रामर। यस, ग्रामर को यहाँ पर स्पेशली हाईलाइट किया गया है। क्यों हाईलाइट किया गया है? ग्रामर में आएगा क्या क्या? बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम ग्रामर तो क्या है, ले दे के बस एक ही चीज है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ऑफ कोर्स ये है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट से। बट आपको आज मैं क्लियर करती हूँ कि कौन सा टॉपिक जो है ना हमारे लिए, उसमें क्या आने वाला है। बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है, वो एक बार पढ़ लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उसमें आप आगे क्या पढ़ने वाले हो। जैसे कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? आपको ग्रामर के पॉइंट्स बता रही हूँ जो टियर 2 में आपको आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। Part of speech can be identified as a word that execute the different roles in the sentences. Parts of speech जो है वो अलग अलग, जैसे कि कोई ह्यूमरस पार्ट है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके की पार्ट ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगी। सेंटेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इसी तरीके से नाउन्स, नाउन्स में आपको क्या कवर करने की जरूरत है? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये आपको इसके बारे में हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एवरी नीश, एवरी डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन पता है आपको, जो रिप्लेसमेंट करते हैं नाउन को, और इसमें क्या है जी पढ़ने की जरूरत है पोजेसिव प्रोनाउन। फालतू को इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भाई हमारे को पैटर्न दे रखा हम वही पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे ना। यही चीज है, हमारे पास तो बहुत ही समुद्र है इंग्लिश, उसमें से हमें एग्जैक्ट पढ़ना वही है जो एसएससी ने हमें पढ़ने के लिए कहा है। ये थोड़ा कि हम कुछ भी पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट है जी वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, ये सब चीजें हमारे को पढ़ने की जरूरत है।
इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास एडवर्ब का टॉपिक हमें क्लियर करना पड़ेगा। एडवर्ब में क्या करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी, प्लेस, टाइम, क्वांटिटी, रेंज, नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ पाते होगे आप, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा जरूर कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितने टाइम्स कोई भी चीज हो सकती है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, इसमें 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने की जरूरत है हमें कि एडजेक्टिव्स होते क्या है और उसमें टाइप्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उसे। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, वर्ड और अ ग्रुप of words used before and after the noun and pronoun in a sentence to establish a meaningful relationship between the words। मतलब कि हमारे पास ये एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले या फिर बाद में, जो क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल हमारे को रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, किसके बीच में, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरजेक्शंस। यस, इंटरजेक्शंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इसमें क्या है जी, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट हमने कुछ ऐसे वर्ड और फ्रेजेस के बारे में बताना है जो क्या है जी, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे क्या है जी, ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, या फ्रेजेस हैं और मेनली इसको एक्सप्रेस किया जाता है फीलिंग रेदर देन मीनिंग। मतलब कि इसको सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको मीनिंग से एक्सप्रेस नहीं किया जाता, मीन्स उसे फीलिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी बता चुकी हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस है इसके जो कि आपको टियर 1 एज वेल एज टियर 2 में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास सेंटेंस पंक्चुएशन। यस, सेंटेंसेस और पंक्चुएशन। सेंटेंसेस मतलब लाइक कौन सा सेंटेंस कैसे होता है, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है, कौन सी उनका स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। और पंक्चुएशन, पंक्चुएशन ये बताता है कहाँ पर आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहाँ पर इंटेरोगेटिव लगाना है, कहाँ पर आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना था, कहाँ पर स्मॉल लगाना था। ठीक है, तो कहाँ पर आपने मतलब लाइक एक्सप्लोज करना है, समथिंग लाइक दैट। ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है टेंस। जी हाँ, अब क्या होता है, बच्चे टेंस को तो कुछ समझते ही नहीं, और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी बच्चे को टेंस क्लियर है ना तो वो बहुत सारे टॉपिक्स कर सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स कैसे कर सकता है, मतलब लाइक उसे ये पता लग जाएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अगर किसी बच्चे को लिखी हुई चीज समझ में आ रही है, वो टेंस को ग्रैब कर पा रहा है, तो वो क्या है जी, कितनी आसानी से कर लेगा। उसके लिए फिलअप करने बहुत आसान है, उसके लिए एरर डिटेक्शन करना बहुत आसान है, उसके लिए पैसेज करना बहुत आसान है, अनसीन पैसेज करना बहुत आसान है, उसके लिए क्लोज टेस्ट करना बहुत आसान है, उसके लिए पैराजम्बल्स करना बहुत आसान है। तो कितने टॉपिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेंस के टॉपिक से क्लियर होते हैं। अगर आपको लिखी हुई चीजें नहीं समझ में आ रही बच्चे, तो आप उसको करोगे कैसे, समझोगे कैसे, टेंस से ही समझोगे ना। टेंस ही तो जान है ना, टेंस ही तो हार्ट है इंग्लिश का। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी आर्टिकल। यस, आर्टिकल के टॉपिक में आप मोस्टली पढ़ेंगे जी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, डिटरमाइनर्स, इडियम एंड फ्रेजेस। यस, देखिए आप ये चीज रिलेट कर पा रहे होगे। देखो उसमें भी थे फ्रेजल वर्ब, उसमें भी था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसमें की बात कर रही हूँ मैं, टियर 1 की बात कर रही हूँ, और टियर 2 में भी हमारे पास यही टॉपिक है, बट फिर डिफरेंस क्या हुआ, वही लेवल का फर्क कर देंगे। ठीक है, तो उनका देने का, क्वेश्चंस देने का तरीका बदल जाएगा। डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स यानी कि किसी के फ्रेजेस के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और इडियम एंड फ्रेजेस यानी कि आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई, मीनिंग हमें उसका बताना होगा। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स are used
इन फ्रंट ऑफ द नाउन्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, यानी कि जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया मेरा पेन, मेरा कोट, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर, तो मैं आगे जो लगा रही हूँ पोजेशन लगा रही हूँ ना, जिससे ये पता लगे किसकी बात हो रही है, पोजेशन किसके दिखाई जा रहा है, वो है जी डिटरमाइनर्स, जो ये डिटरमाइन करे। नेक्स्ट है जी क्वांटिफायर्स, कनेक्टर्स, स्पीच और पॉजेसिव्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स ये हमें ये बताता है कि आर यूज इन फ्रंट ऑफ द नाउन्स टू से हाउ मच और हाउ मैनी, कितने पेन है, एक पेन। मैंने कहा कुछ पेन तो फ्यू लगाऊंगी, मैंने कहा थोड़े से पेन तो इट मीन्स मैं लिटिल लगाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है जी, जब थोड़े 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 की बात होने लग जाए, एक दो की बात होने लग जाए, तो वो हमारे पास क्या है जी, क्वांटिफायर्स, यानी हमें क्या बताएं, नंबर्स के बारे में बताना शुरू करें, तो वो क्वांटिफायर्स हो गए। नेक्स्ट है जी कनेक्टर्स। कनेक्टर्स यानी कि जो कनेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इंग्लिश में कनेक्टर्स चाहिए, अभी कंजक्शन की मैंने बात की, वो भी कनेक्ट करता है। तो कनेक्टर्स क्या है, ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, इनको कंजक्शन क्यों नहीं बोला, ये भी अलग टॉपिक है जी हमारे पास, जो कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लोजेस को, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। देखिए स्पेशली देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है वन अनदर, अगर किसी को वन अनदर का मतलब पता है तो ही वो इस टॉपिक को समझ पाएगा। मतलब कि ये कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस को क्लोजेस के साथ, वर्ड्स को फ्रेजेस के साथ, वर्ड्स को क्लोजेस के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईच अदर लिखा हो मतलब कि सिर्फ दो की बात होगी, वन अनदर लिखा हो मतलब दो से ज्यादा की बात होगी। ठीक है, तो अब यही मैं कंजक्शन की बात करूं तो कंजक्शन क्या करता है, सिर्फ दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो सेंटेंसेस, उन्हीं को ही कनेक्ट कर सकता है। लेकिन कनेक्टर्स किसी को भी, दो से ज्यादा को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पीच। स्पीच यानी कि जिससे ये पता लगे व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेज, कोई क्या कह रहा है, व्हाट कैन साइड द पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम पर्सन को देख सकते हैं, पर्सन को साइड कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं उसका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स टू से पर्सन कहना क्या चाहता है उसके बारे में हमारे को पता लगे, दैट इज स्पीच। स्पीच अभी मैंने आपको बताया इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, मीन्स टू से जैसे एक तो किसी की कई बात को सेम टू सेम उठा के वैसे ही चेप दिया, और एक उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी पॉजेसिव्स। पॉजेसिव क्या है, जो पोजेशन के बारे में बताते हैं, मतलब अधिकार के बारे में बताते हैं, चाहे वो रिश्तों का अधिकार हो, चाहे वो चीजों का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी चीज का अधिकार हो, वो हमारे पास क्या होते हैं जी, पॉजेसिव्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको ग्रामर के टॉपिक के बारे में बताया है कि ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अभी सिर्फ मैंने आपको बताया वोकैबुलरी और ग्रामर के बारे में, अभी भी और टॉपिक्स हमारे पास पढ़े हैं। कौन कौन से, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर मीन्स टू से आपको सेंटेंस प्रॉपर आने चाहिए, मीन्स टू से जैसे मैंने इंपैरेटिव की बात की, किसी को मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आनी चाहिए ना, ओपन द डोर, प्लीज डू दैट। तो यहाँ पर क्या हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी, फिर बाद में मेन वर्ब आए, मतलब लाइक एक्शंस आएंगे। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होने वाला है। ठीक है, ऑप्टेटिव में स्टार्टिंग में से होती है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखो। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पॉट द एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये चीजें, ये चारों चीजें मैं आपको टियर 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी। मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब्स, conversion of direct and indirect narrations, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, closed as और comprehension passage। आप देख पा रहे होंगे कि टियर 1 और टियर 2 में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी और ग्रामर की। मीन्स टू से आपको टियर 1 में ग्रामर पार्ट कम मिलने वाला है और टियर 2 में आपको ग्रामर पार्ट ज्यादा मिलने वाला है। और
वो जो टॉपिक हमने टियर 1 में किए वही हमें टियर 2 में मिलने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स इसका लेवल क्या होने वाला है जी, हाई होने वाला है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो CHSL 2023 में, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, और टाइप ऑफ सेट्स लगाने पड़ेंगे, टियर 1 के भी और टियर 2 के भी। और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो है बहुत जल्दी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, टियर 1 के भी और टियर 2 के भी, और सिलेबस भी आपका कवर अप होने वाला है। तो तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एंड please follow English with Group, and bye bye, see you in the next video.